नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की सभी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी। सुमन के बेरी को बनाया गया उपाध्यक्ष। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान बने पदेन सदस्य। 4 पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान। 6.8% से बढ़ाकर 7% की गई वृद्धि दर का अनुमान। निजी खपत, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने के कांग्रेसी मंसूबे को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। कांग्रेस नेताओं ने भी किया पलटवार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 जवानों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर जताया दुख। भाजपा ने कहा, आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। भारत ने मॉरिशस की प्रगति और समृद्धि के निरंतर समर्थन जारी रखने की जताई प्रतिबद्धता। मॉरिशस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई विस्तार से चर्चा। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 17 दिन के अंदर दूसरी बार हरियाणा पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का विरोधी बताया। देखते हैं खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा समय ही बचा है। उससे पहले हरियाणा में सियासी पारा गरमाने लगा है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समुदाय को दे दिया है। कांग्रेस हरियाणा में भी यही करना चाहती है। भाजपा उसे ऐसा नहीं करने देगी। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। महेंद्रगढ़ जिले में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने 10 वर्षों में हरियाणा के लिए जो काम किया है उसका वो हिसाब लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस अपना हिसाब देने की बजाय भाजपा से हिसाब मांग रही है। अमित शाह ने राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य की बेहतरी के लिए बड़े फैसले लिए हैं। आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन
ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की अगली सरकार बनने का दावा किया। सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांग गए हैं। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, इस 10 साल में प्रदेश को कहां पहुंचाया इन्होंने। तो ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, यही लोगों तक पहुंचानी है। और हम पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करेगी, 3 पॉइंट से है कि क्या क्या लोगों की भावना क्या है। जनता का मैनिफेस्टो तैयार करें, कमरे बैठ के मैनिफेस्टो तैयार नहीं करेंगे, जनता की भावना के अनुसार तैयार करेंगे और जो संकल्प हमने लिए हैं वो घर घर तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव को अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में सबसे बड़ा सियासी दल भाजपा और कांग्रेस है, लेकिन कई अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी हरियाणा की सियासत में दखल रखते हैं। महेंद्रगढ़ से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के चलते देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ के अनुमान को बदलाव करते हुए इसे आगे बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने निजी खपत, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर संभावनाओं का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए भारत के अनुमान वृद्धि दर में 0.2% की बढ़ोतरी कर इसे 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपडेट में कहा है कि भारत में वृद्धि के लिए पूर्वानुमान को भी 7% तक ऊपर की ओर रिवाइज किया जाएगा, यानी कि इसे अपवर्ड रिवाइज किया गया है। इस बदलाव में 2023 में ग्रोथ के लिए ऊपर की ओर रिवाइज करना और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में निजी खपत के बेहतर संभावनाओं के योगदान को माना गया है। वहीं IMF ने वैश्विक वृद्धि के दर के अनुमान को इस बार 3.2% पर स्थिर रखा है। अगले वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 3.3% का वैश्विक अनुमान रहने का संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं इसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पॉल और अरविंद वीरमानी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान को पदेन सदस्य बनाया गया है। और इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि 4 पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। नीति आयोग के पुनर्गठन के करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पदेन अध्यक्ष बने रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 4 पूर्णकालिक सदस्य बनाए हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ ही साथ सुमन के बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और साथ ही साथ 4 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इन 4 पूर्णकालिक सदस्यों की अगर बात करें तो डॉक्टर VK पॉल और साथ ही साथ राजनाथ सिंह और अमित शाह को पदेन सदस्य बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को पदेन सदस्य बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान को पदेन सदस्य बनाया गया है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर देखें तो जिस तरीके से नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके पदेन अध्यक्ष तो रहेंगे ही। जो पुनर्गठन है उसमें प्रमुख बदलाव क्या हैं? अगर देखें तो उपाध्यक्ष के तौर पर सुमन बेरी है ही है। जो प्रमुख बदलाव और प्रमुख जो नाम है, जो प्रमुख पुनर्गठन के तहत बिंदु हैं, वो क्या हैं? अरुण शर्मा, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही वो ये है कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान पदेन सदस्य होंगे। नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया है
पदेन सदस्य के रूप में ये होंगे। और साथ ही साथ नीति आयोग जो है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री ही होते हैं। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पुनर्गठन किया है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर देखें तो वाइस चेयरमैन के रूप में सुमन बेरी और 4 पूर्णकालिक सदस्य और जो पदेन सदस्य हैं उनको भी शामिल किया गया है। क्या कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं इस पुनर्गठन में, अरुण? देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि जो भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और उसके बाद जो बड़े बदलाव, आप इसको यूं कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस इस बात पर रहा है कि कैसे कंटिन्यूएशन पर फोकस रखा जा सके। और सुमन बेरी जो पहले भी वाइस चेयरपर्सन थे, वो अभी भी वाइस चेयरपर्सन के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। अब चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि इलेक्शंस हुए थे, कई सारे जो नए मंत्री थे वो कैबिनेट के पोर्टफोलियो में आए नए, जिनको पदभार दिया गया है। तो जो एक्स ऑफिशियल पोजीशन होती है उसमें जो 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 जो, जो कैबिनेट पोजीशंस हैं, यानी कि जो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो तो है ही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान हम जानते हैं वो एग्रीकल्चर और रूरल मिनिस्ट्री जिनके पास में, तो उनको एक तरह से चूंकि इंक्लूड किया, वो नए मंत्री आए हुए हैं तो एक्स ऑफिशियो की पोजीशन पर वहां पे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये आता है क्योंकि एनडीए के कई सारे जो लीडर्स हैं उसको नीति आयोग के अंदर एज ए स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। और एक तरह से फोकस इस बात पर भी है कि अलग अलग मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बेहतरी के साथ में हो सके। तो इस वजह से हम इस बात को जानते हैं कि जो विभिन्न कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर यहाँ पर लाया गया। फॉर एग्जाम्पल जो नए जो मेंबर्स हैं उसमें एच डी कुमारस्वामी आते हैं जो कि हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। इसके बाद जितेंद्र राम मांझी हैं जो कि एमएसएमई मंत्रालय को देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजीव रंजन या फिर ललन सिंह अलियास ललन सिंह है जो कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे कई सारे जो मिनिस्टर्स में से आप पाएंगे कि जो के आर नायडू जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ये भी इनको शामिल किया गया। फोकस इस बात पर है कि एनडीए का रिप्रेजेंटेशन बेटर हो सके और दूसरा जो विभिन्न मंत्रालय हैं अलग अलग तौर पर वो एक तरह से इस नीति आयोग के अंदर आ सके और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आ सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर पॉलिसी डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर तमाम मंत्रालयों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रह सके, इस बात पर फोकस रखा गया है। तो ये जो एक बड़ी खबर निकल करके आई है, तो इसमें एक फोकस जो बड़ी हाईलाइट किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस कंटिन्यूएशन के ऊपर रखा गया है। तो वीसी यानी कि जो वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी ही रहेंगे जिससे पहले भी थे। और दूसरा चूंकि नए मेंबर्स आए हैं एनडीए के अंदर जिनको पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान हो गए, वो अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रहे, तो उनको एक तरह से क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है तो जो भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा वो उस पदभार पर रहेगा। तो वही वजह कि शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए और एनडीए का एक बेटर रिप्रेजेंटेशन या फिर जो तमाम अलग मंत्रालय हैं जिसमें एविएशन मिनिस्ट्री आती है, हैवी इंडस्ट्री आती है, उन तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया ताकि एक बेटर पॉलिसी बनाई जा सके, होलिस्टिक अप्रोच के साथ पॉलिसीज को बनाया जा सके। इस बात पर फोकस इस बड़ी खबर का। निश्चित तौर से अगर देखें तो जो पुनर्गठन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्गठन को मंजूरी दी है। एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे, जो 10 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, आप बता रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे एनडीए के भी घटक दलों के लोगों को भी शामिल किया गया है। वो कौन कौन से लोग हैं? वो मंत्री हैं या फिर सांसद हैं? और उनकी क्या कुछ भूमिका होगी विशेष आमंत्रित सदस्यों की जब नीति आयोग की बैठक हुआ करती? देखिए, ये स्पेशल इन्वाइटीज हैं। फोकस इस बात पर है क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये एक तरह से सोल या फिर आत्मा कही जा सकती है नीति आयोग की, जिसमें हर जगह का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन और बेहतर रिप्रेजेंटेशन रहता है। आपने पूछा कि कौन कौन से वो मिनिस्टर्स होंगे, तो वो मिनिस्टर्स में जो प्रोमिनेंट नाम है जो कि स्पेशल इन्वाइटीज है, क्योंकि इस बात को तो हम जानते हैं कि चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी होंगे जो कि एक तरह से कंटिन्यूटी का सिग्नल देता है। फुल टाइम मेंबर्स एक तरह से इसमें वी के सारस्वत हैं, रमेश चंद हैं, एग्रीकल्चर के काफी बेहतरीन एक्सपर्ट माने जाते हैं, वी के पॉल हैं और अरविंद वीरमानी हैं, वो इनका इकोनॉमिक पे काफी अच्छी पकड़ है। तो ये तो फुल टाइम मेंबर्स हो गए हैं। साथ ही जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान हम जानते हैं कि
कैबिनेट में मंत्री के तौर पर एक तरह से नए मेंबर हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देख रहे हैं, तो ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, तो इस वजह से शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें शामिल है और निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो पहले से इसमें शामिल थी। लेकिन अब स्पेशल इनवाइटीज ये जो एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, इसमें फोकस इस बात पर है कि एनडीए के मेंबर्स आ सकें। इसमें प्रोमिनेंट नाम आप देखेंगे तो पाएंगे कि एचडी कुमारस्वामी एक बड़ा नाम है जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, जितन राम मांझी हैं जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ जो राजीव रंजन या फिर जिनको हम लल्लन सिंह भी कहते हैं वो है जो पंचायती राज देख रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज भी देख रहे हैं। वीरेंद्र कुमार हैं जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट देख रहे हैं। के.आर. नायडू है जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं। जुअल ओराम है जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। तो ये एक चिराग पासवान फॉर दैट मैटर इसके अंदर है जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज हैं। तो ये अपने आप पे दिखाता है कि कैसे जो नए मेंबर्स आए हैं जो कैबिनेट पोस्ट पे जो मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं या फिर एमओएस हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों को देख रहे हैं। तो आइडिया यही है कि कैसे ये तमाम मंत्रालयों का रिप्रेजेंटेशन बेटर हो सके, उस बात पर फोकस ताकि बेहतर पॉलिसीज को बनाया जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण शर्मा हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देश की जो सर्वोच्च नीति नियामक संस्था है नीति आयोग, उसका पुनर्गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। स्वरूप लगभग वही है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी होंगे। पदेन सदस्यों में शिवराज सिंह चौहान को भी शामिल किया गया है। 10 नए विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे जिनमें एनडीए घटक दलों के प्रतिनिधियों को भी समुचित स्थान दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। राज्यपाल द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार, साथ ही साथ पार्टी के नेता कुणाल घोष को ऐसी अपमानजनक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह कितना शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को इस वजह से बयानबाजी को रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें क्या बोलना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका ने ममता बनर्जी की बयानबाजी जिस तरीके से थी, जब ममता बनर्जी ने जिस तरीके की बयानबाजी की थी, इस तरीके की उन्हें उम्मीद नहीं थी। I welcome the judgment. The remarks that she made about me were not expected at all from her. Violence is growing in the state. I'm depressed that in some cases, violence is supported or initiated by the government. This is a very disturbing trend. Because of this growing violence, which has got the backing of government, people feel suppressed, oppressed, and depressed. This cannot continue like this. Bengal deserves peace and harmony. उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तक लेखन पर आज नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय शिक्षा समिति ने मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस दौरान 3 पहलों की भी शुरुआत की गई। अगले साल के दौरान 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें उपलब्ध कराने के साथ साथ अस्मिता परियोजना की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा बहुभाषा शब्दकोश की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत देश में बन रही सभी शब्दकोश को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। साथ ही भारतीय भाषा पारिस्थितिकी संरचना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रियल टाइम अनुवाद संभव हो सकेगा। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि देश के 13 नोडल विश्वविद्यालयों की मदद से जून 2025 तक 12 भाषाओं में 1800 पुस्तकें उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र के आयात को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 346 वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL अधिसूचित की है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयां, स्पेयर घटक, कच्चा माल शामिल है, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सामान केवल भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक
वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घरेलू विक्रेताओं को कुल 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के दौरे पर हैं। उन्होंने पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने उच्च प्रभाव वाली 12 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अनुसंधान संस्थान का विकास, संस्कृत और भारतीय दर्शन के ICCR चेयर का नवीनीकरण और भारतीय आप्रवासन अभिलेखागार का डिजिटलीकरण शामिल है। विदेश मंत्री ने भारतीय मूल के मॉरिशस के नागरिकों की 7वीं पीढ़ी को OCI कार्ड भी वितरित किए। विदेश मंत्री ने मॉरिशस की आधुनिकता और प्रगति में भारतीय सहयोग की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। India is truly proud to be a partner of Mauritius in your journey towards modernity and progress. At our meeting, we discussed various aspects of our bilateral ties, including the development partnership, defense and maritime cooperation, economic and trade ties, and people-to-people linkages. I reiterated India's consistent and continued support to Mauritius in its quest for progress and prosperity. After all, our ties with Mauritius benefits from 4 Indian priority foreign policy approaches. You are part of our neighborhood first policy. भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला और मंगोलिया के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल ज्ञानबाम्बा सुनरेओ भी शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय सेना ने ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड से 40 हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन शामिल किए। ये बहुमुखी नए युग और उच्च तकनीक वाले क्रेन लड़ाकू इंजीनियरों की परिचालन तैयारियों को और बढ़ाएंगे और उन्हें आपदा प्रबंधन के दौरान कठिन कार्य करने में भी सक्षम बनाएंगे। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समुद्री प्रदूषण, अर्थव्यवस्था और समुद्री डोमेन जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। G7 समूह के व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले से मुलाकात की। विला सैन जियोवानी में हुई इस वार्ता में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक गति देने पर विचार विमर्श किया। पीयूष गोयल ने यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वाल्डिक डोम्ब्रोवस्की से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत की। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में चल रही 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की नई दिल्ली में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को बढ़ावा देना और समयबद्धता से परियोजनाओं को पूरा करना है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान ने सदैव भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, हम 75 साल में प्रवेश कर गए। हम क्यों सुरक्षित रहे? हमारे नागरिकों की किसने सुरक्षा की? तो अगर एकमात्र आंसर है तो है भारत का संविधान। एकमात्र आंसर है जिसके कारण सभी ने काम किया। एग्जीक्यूटिव ने भी काम किया, लेजिस्लेटिव विंग ने भी काम किया, जुडिशरी ने भी काम किया, और फिर हमारा जो चौथा अंग बना प्रेस और मीडिया, उन साथियों ने भी काम किया, जिसके कारण हम आज तरक्की की राह पे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान निर्माताओं को नमन किया। साथ ही उन्होंने सभी के बीच समानता को बढ़ाने पर जोर दिया। पहला शब्द प्रस्तावना में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तरक्की करेंगे
तब करेंगे जब बाबा साहब ने कहा समानता पहले भारत में आएगी। ये संविधान की जब डिबेट अपन पढ़ते हैं तब पता चलता है कि संविधान निर्माताओं ने कितना गहन अध्ययन किया होगा भारतीय समाज का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। आईसीएआर ने 100 दिन का रोड मैप भी जारी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों को जोड़ना आज की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और कृषि तकनीक किसानों तक पहुंचने से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। इतने वैज्ञानिक हमारे पास हैं, आप 2-2 वैज्ञानिक की टीम बनाइए और 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें भेजिए कम से कम 3 दिन के लिए उनको। जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं, बाहर से, कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं। और वो अध्ययन करे कृषि विज्ञान केंद्र का, कहां गैप्स है, किसानों के बीच में भी जाए, वहां भी चर्चा करे। ये कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों को पूरी तरह से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपके सारी रिसर्च और अनुसंधान किसान के खेत में जा पाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हम चावल और गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन दलहन उत्पादन बढ़ाकर हमें इसमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हम चावल खूब पैदा कर रहे हैं, हम गेहूं खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम दालें आयात कर रहे हैं। दालों की कमी है। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक अमला हमारे पास है, हम दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं? इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि आईसीएआर ने 100 दिन का रोड मैप बनाया है। संस्थान द्वारा न केवल भारत सरकार के मार्गदर्शन में 100 दिन का रोड मैप बनाया गया है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की और उनके उन्नयन के लिए नए नए नवाचार और अन्य तरह के विकल्पों को आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। हिमांशु पाठक ने कहा कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्में जारी की जा रही हैं। इन फसलों में 289 जलवायु अनुकूल किस्में और 27 जैव संवर्धित किस्में शामिल हैं। 100 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें 4-5 मुख्य बिंदु आपको मैं बताना चाहूँगा। एक जो है 1 वैरायटी 1 डे करके 100 वैरायटी इन 100 डेज, जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से उसको विमोचन कराना चाहेंगे। फिर हमारा 100 डेज में 100 टेक्नोलॉजीज, 1 टेक्नोलॉजी 1 डे और 1 पब्लिकेशन 1 डे। एक बहुत ही बढ़िया शोध पत्र जो है कि हम हर दिन पब्लिश करेंगे और 100 दिन में 100 शोध पत्र जो इंटरनेशनल रेपुटेड जर्नल्स है उसमें जो है कि हम पब्लिश करेंगे। आईसीएआर के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित आईसीएआर के संस्थानों के वैज्ञानिक व प्रगतिशील किसान मौजूद थे। अनुज यादव के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कॉमन सर्विस सेंटर राष्ट्र निर्माण की कड़ी में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाले 15 साल में तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि, रोजगार सहित नवाचार के जरिए इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। ये कहना है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का। राजधानी दिल्ली में सीएससी के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों से आए सीएससी केंद्र के संचालकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सीएससी की स्थापना के सफल 15 वर्षों का उत्सव मनाया गया। सीएससी डिजिटल इंडिया 2014 में शुरू की गई भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल शक्ति समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो सभी सरकारी योजनाओं, डिजिटल सुविधाओं को देश के आम नागरिकों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि हमारे देश में डिजिटल क्रांति को आम आदमी तक पहुंचाने में और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने में सीएससी की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आने वाले 15 वर्षों में सीएससी को आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि सुधार, रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में कैसे और प्रभावी बनाया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था और उनका संकल्प था कि टेक्नोलॉजी को द्वार घर घर गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और उपलब्ध कराएंगे, उसी की एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है। ये 15 साल तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सीएससी के निकाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर आने वाले 15 साल में क्या होगा इसके हमें विचार करना है। आज इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है, कि उसको नई टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट 15 इयर्स का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल सीएससी बनाइए भारत में, जहां उसकी ब्रांडिंग हो, लोग देखें समझें, उसको और सशक्त बनाइए और वॉलंटियर्स जोड़िए, रोजगार दीजिए, उनके आमदनी बढ़ाइए। सीएससी विभिन्न डिजिटल सेवाओं जैसे आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, पासपोर्ट एप्लीकेशन, सरकारी योजनाओं का पंजीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक मंच है। वर्तमान समय में पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण मिलाकर सीएससी के 5 लाख से ज्यादा केंद्र संचालित हैं। सीएससी के 15वें स्थापना दिवस पर विभिन्न राज्यों से आए सीएससी केंद्र संचालकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने अनुभवों को साझा करते हुए सीएससी संचालकों ने बताया कि कैसे सीएससी से जुड़कर उन्हें स्थायित्व और आर्थिक लाभ मिला। साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होकर इन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की। हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि घर बैठे अर्निंग हो रही है, प्लस मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरा ब्रदर, हम चारों मिलके उस सेंटर को चला रहे हैं, जिसमें मेरे पास सीएससी का बाल विद्यालय भी है, हम फास्टैग भी प्रोवाइड कराते हैं, एकेडमिक सेंटर्स भी हैं, एग्जाम सेंटर्स भी हैं, A to Z ऑल सर्विस इन वन सेंटर। इस सर्विस से करने के बाद मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं अपने साथ अपने 4 परिवार का भी हिस्सा चला पाता हूँ और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। सब कुछ सुविधा से हो जाता है। वो ग्रामीण लोग जो शहर से नहीं आ पाते वो गांव में हो जाता है। बैंकिंग सुविधा मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा तरीका से कस्टमर जो सर्विस पाया जाता है। 7 सालों में मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल जाएगा। आज मैं रहता हूँ मेघालय में, मेघालय से यहाँ तक आया इसी अवार्ड के लिए, इतना प्राउड फील हो रहा है आज। इनमें से बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़कर सीएससी संचालक के रूप में स्वरोजगार शुरू किया और लोगों को रोजगार भी दिया। सीएससी से जुड़ के हमने 5-7 सालों में कम से कम 10 लोगों को तो मैंने रोजगार खुद दे रखा है और मैं दूसरों को भी बोलता हूँ भी आप गवर्नमेंट जॉब के बजाय अगर आप खुद का कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहो तो बहुत बढ़िया आपके लिए। सीएससी से जुड़ के हम एक रोजगार का चाहते नहीं, हमको तो खुद रोजगार मिल गया सीएससी से। इससे लोगों को बहुत सारे लाभान्वित कर रहे हैं हम और 200 से 250 कस्टमर्स को डेली हम डील कर रहे हैं। छोटी छोटी सर्विसेज लेने में ये प्लेटफॉर्म बहुत आसान रहता है। जैसे बच्चों का कोई स्कूल का काम हो गया या फिर उनका पीएम किसान का कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई सब्सिडी अटकी हुई है, गैस का सब्सिडी है, वो सारा काम हमारे सेंटर से इजीली हो जाता है, जो हम फिंगरप्रिंट बेस्ड और आधार बेस्ड केवाईसी करके उनका काम आगे का पूरा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत के साथ साथ स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ावा देने में सीएससी जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में सीएससी की भूमिका सराहनीय है। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विसेज सेंटर्स स्वरोजगार से रोजगार तक को सुनिश्चित करता हुआ ये मंच अपने 15 साल सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और इसमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की झलक भी हमें देखने को मिली। पूरे भारत में 5 लाख से ज़्यादा सीएससी के केंद्र हैं जो तमाम सारे युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और डिजिटल भारत को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैमरा सहयोगी संजीव के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना उम्मीदवार बनाया है। ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सीनेटर जेडी वेंस को चुना है। भारतीय समुदाय जेडी वेंस के चयन को लेकर काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि सीनेटर जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं और इनकी अपने पति के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका रही है। आइए नजर डालते हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में शीर्ष पदों पर नाम कमा रहे भारतीय मूल के कुछ प्रमुख हस्तियों पर। वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता दबदबा साफ देखा जा सकता है। भारतीय मूल के लोग विभिन्न देशों में कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। सोमवार को अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने ओहायो से पार्टी के सीनेटर जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि जेडी वेंस भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी वेंस के पति हैं। अपने पति के राजनीतिक उत्थान में उषा चिलुकुरी वेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उषा और जेडी की पहली मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई और 2014 में इन्होंने शादी की। विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव के मामले में उषा चिलुकुरी वेंस के साथ साथ भारतीय मूल के और भी लोग नाम कमा चुके हैं। अमेरिका में कमला देवी हैरिस इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। उनकी मां गोपालन श्यामला भारतीय थीं और उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। कमला का मायका परिवार अभी भी चेन्नई में रहता है। 2022 में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। वो इस महीने के शुरू तक ब्रिटेन के पीएम रहे। सुनक की शादी अक्षता मूर्ति से हुई है, जो इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। भारतीय मूल के मोहम्मद इरफान अली 2020 से गुयाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति हैं। इरफान अली का जन्म लियोनोरा में हुआ था। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2020 से सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के बाद उन्हें निर्विरोध चुनाव में राष्ट्रपति चुना गया था। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके परदादा 1870 के दशक में उत्तर प्रदेश से मॉरिशस चले गए थे। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका संबंध गोवा से है। वो एक समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं। लियो एरिक वराडकर 2022 से 2024 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। वो आयरिश मां और एक भारतीय अप्रवासी डॉक्टर पिता की संतान हैं। वेवेल रामकलावन अक्टूबर 2020 से सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके परदादा बिहार राज्य से सेशल्स गए थे। मार्च 2023 में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति बनी। इससे पहले उन्होंने सीनेट अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। राजनेताओं के साथ साथ अन्य अहम पदों पर भी भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं। 2 जून 2023 को अजय बंगा को विश्व बैंक समूह का 14वां अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर वो 5 साल काम करेंगे। बंगा ने अपने करियर की शुरुआत नेस्ले इंडिया से की थी। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के दिग्गज अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वो अल्फाबेट इंक और इसकी सहायक कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सत्यनारायण नडेला एक भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन में आईबीएम को नई ऊंचाई दी है। नील मोहन एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जो यूट्यूब के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारतीय समुदाय से पीएम की मुलाकातें और संवाद उनकी विदेश नीति का एक अहम रणनीतिक हिस्सा है। इसका लक्ष्य भारतीयों का एक वैश्विक समुदाय बनाना है, एक ऐसा समुदाय जो अपने मेजबान देशों के प्रति वफादार हो, साथ ही अपने मूल देश से भी जुड़ा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ एक विशेष बंधन स्थापित किया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पीएम मोदी की यात्राएं परिवार के किसी सदस्य की यात्रा की तरह होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक उनकी मुलाकात चली। बैठक में उत्तर प्रदेश से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा हाल ही में हुई रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ नए फैसले लिए हैं। रेलवे ने कहा कि अथॉरिटी फॉर्म को बदल दिया गया है, जिससे गलत सूचना की संभावनाएं ना रहें। एलपी एएलपी के प्रशिक्षण को भी अधिक मजबूत किया गया है। अलग अलग जोन के अथॉरिटी फॉर्म को मानकीकृत किया जाएगा, जिससे देश भर में लोको पायलट एक ही फॉर्म देख सकेंगे। सिग्नल उपकरणों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए
कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। केदारनाथ में सोना चोरी के आरोपों को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले को समिति ने राजनीति से प्रेरित बताया है। मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जो भी केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को मंडित कराया गया उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। जिन दाता ने ये स्वर्ण मंडित कराया है उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से खुद ही ये सारा कार्य संपादित कराया है। ना उन्होंने मंदिर समिति को सोना खरीद करके दिया, ना मंदिर समिति ने सोना खरीदा। मंदिर समिति ने अपने स्तर से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य हुए वो दानी दाता ने अपने ही माध्यम से संपादित कराए हैं। मणिपुर में विश्वसनीय सूचना के आधार पर एसपी कागचिंग की देखरेख में एआर कागचिंग और कमांडो इकाइयों की एक संयुक्त टीम ने मोल्टिंगचम गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोल्टिंगचम गांव के एक सुनसान इलाके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मेक इन इंडिया पहल वैश्विक स्तर पर भारतीय निर्मित उत्पादों की अभूतपूर्व सफलता को दर्शाती है। भारतीय साइकिल से लेकर डिजिटल भुगतान तक भारत अपने उत्पादों के साथ दुनिया भर में धूम मचा रहा है। मेक इन इंडिया की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बदल रही है और वैश्विक मंच पर ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेक इन इंडिया की जमकर सराहना की है। मेक इन इंडिया की सफलता से जुड़े एक पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह दिखाता है कि मेक इन इंडिया किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के आतंकवादियों को दबोचने के लिए सघन तलाशी अभियान जारी है। इलाके में तलाशी अभियान को तेज करते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शहीद जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने कल रात धारी गोटे इलाके में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहादुर जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिक आतंकवाद को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख आर स्वैन का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने घाटी में आतंकवादियों को पनाह देने वाले को बेनकाब करने की बात कही है। उन्होंने ये बात IIM जम्मू के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। पुलिस प्रमुख ने कहा कि घाटी में तथाकथित मुख्यधारा और क्षेत्रीय राजनीति की वजह से पाकिस्तान नागरिक समाज के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में घुसपैठ कर पाया है। उन्होंने इन दलों के मारे गए आतंकवादियों के घर जाने और सार्वजनिक रूप से सहानुभूति जताने की नीति पर भी वार किया। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने कहा कि जिन लोगों ने आतंकियों की भर्ती में मदद की और धन उपलब्ध कराए, ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जमाते इस्लामी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने दिया गया, जबकि वहीं आतंकवादियों और हुर्रियत के कृत्यों को धार्मिक और वैचारिक औचित्य प्रदान किया जाता रहा। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग लगातार जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करके वहां हालात खराब करना चाहते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा और विश्वास जताया कि सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कुछ लोग हैं जो लगातार शांति को भंग करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।
झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। भाजपा की ओर से लगातार सभाएं आयोजित की जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई सभाओं में शिरकत की। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने तोरपा और खूंटी में विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। झारखंड में बीजेपी का सरकार ही बनेगा, ये पक्का है, ये गारंटी है। मैं दावा का साथ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, रोजगार, बांग्लादेशी घुसपैठ और बालू के अवैध खनन जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। पूरा झारखंड में बालू का ही तो स्मगलिंग चल रहा है। मैंने नहीं बोला किसने किया है, लेकिन पूरा तो झारखंड में बालू का ही स्मगलिंग चल रहा है। क्या मैंने गलत बोला? कौन किया है, कैसे किया है, वो मेरा पता नहीं है। लेकिन प्रदेश में अगर कोई गलत काम होता है, उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम का खाते में जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और झारखंड में बूथ स्तर तक इसके लिए कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही है। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी ने बताया कि 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रांची आएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हर चुनाव को सीरियसली लेना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग चुनाव को सीरियसली ले रहा हूँ। 20 तारीख हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भी आएगा और हम लोग निरंतर बूथ तक भी हम लोग जाके पहुँचेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने गरीबों को पैसा देने का वादा किया था। उन्होंने इस पर चुटकी ली और कहा कि झारखंड में कांग्रेस और सहयोगी दल की सरकार है, तो वो यहाँ खटाखट वाली मशीन खोल कर दिखाएं। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। लगातार वो राज्य सरकार पर भी हमलावर है और एक के बाद एक मुद्दे पर वो राज्य सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। लगातार वो जो 2024 का भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, उसे सफलीभूत करने के लिए पसीना भी बहा रहे हैं। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य में सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर गुजरते दिन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा झारखंड सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। उनसे बात करेंगे। किस तरह की रणनीति चुनाव? तो 513 मंडल के जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, फिर 513 मंडल में जो 7 मोर्चा है उसके अध्यक्ष और महामंत्री है, और उससे ऊपर की जो इकाई है, जैसे जिला कार्य समिति है, प्रदेश की कार्य समिति है, मोर्चा है, तो ये सारे लोग आएंगे। और 20 तारीख को देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, तो वो आएंगे उस दिन। तो कुल मिलाकर के मैंने कहा कि जो 20 तारीख तक का ये कार्यक्रम तय है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है, आप लोगों ने तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए, उनमें से एक भ्रष्टाचार का भी आरोप आप लोगों ने लगाया। नहीं, हमने आरोप नहीं, केवल कि जनता ही आरोप लगा रही है और चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम सामने देख रहे हैं गड़बड़ी हो रहा है, तो आवाज़ तो फिर उठाएंगे। जनता की आवाज़ को हम मजबूती देंगे। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भूल गए कि हम भी झारखंडी हैं। झारखंडी तो है, लेकिन वो लूटने के लिए है। और इन्होंने इन 4.5 वर्षों में, अब तो 5 वर्ष होने को चला है, जितना इस व्यक्ति ने झारखंड को नुकसान पहुंचाया है, मैं कह सकता हूं इन 5 वर्षों में होते होते ये 25 वर्ष ही पीछे इन्होंने ढकेल दिया है। तो आप सुन रहे थे झारखंड राज्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को,
जो टीडी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। मेरे कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, रांची, झारखंड। राजस्थान के जयपुर में 15 दिन तक अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, वैशाली नगर, ट्रांसपोर्ट नगर सहित 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटा रही है। गोपालपुरा बाईपास से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की आज कार्रवाई की गई। आज 200 से अधिक जगहों पर अस्थायी जो अतिक्रमण है उनको हटाया गया। राजस्थान के जयपुर में 15 जुलाई से 15 दिनों तक अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया है। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देश पर जयपुर विकास प्राधिकरण गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, वैशाली नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, झोटवाड़ा सहित 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मंगलवार को गोपालपुरा बाईपास से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह अभियान आगामी 15 दिन तक लगातार जारी रहेगा। जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए जाएंगे। मानसरोवर, वैशाली नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, झोटवाड़ा सहित शहर की 11 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियान की शुरुआत गोपालपुरा बाईपास से की जा रही है। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क पर अवैध निर्माण को भी हटाया जाएगा। जयपुर में जो भी व्यस्ततम सड़कें हैं और जहां पर जेडीए द्वारा अनुमोदित नक्शों में जिनकी चौड़ाई निर्धारित की हुई है, ऐसी मुख्य सड़कों को इस चरण में लिया गया है। और अभी पहले चरण में हमने गोपालपुरा बाईपास वाला पूरा रोड है उसके अतिक्रमण हटा दिए हैं। और अब जो किंग्स रोड है सामनगर थाने सामने अजमेर रोड तक जा रही है, उस पर इस समय हमारी कार्रवाई चल रही है। और आगे 30 जुलाई तक हमारा ये प्रोग्राम है, उसमें इस तरह की व्यस्ततम सड़कों को शामिल किया गया है। 7 साल पहले यहाँ पे जो रोड है उसको चौड़ा किया गया था, उसको लेकर जो दुकानों के अतिक्रमण है उसको हटाए गए थे। इसके बाद 7 साल बाद वापस से जो जेडीए है वो एक्शन मोड में है और जयपुर भर के 11 जोन को चिन्हित करके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज़ जयपुर। विवादास्पद आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को महाराष्ट्र कैडर से मुक्त कर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी वापस बुला लिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने पूजा खेडकर के नाम एक पत्र में कहा कि उन्हें जिला ट्रेनिंग प्रोग्राम से हटाकर वापस बुला लिया जाए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर शारीरिक विकलांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है कि पूजा के विकलांगता प्रमाण पत्र को जारी करते हुए नियमों का पालन नहीं किया गया, जो सरकारी नौकरियों में लाभ लेने के लिए विकलांगता के तय बेंचमार्क से बेहद कम है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट को 2 हफ्तों में पेश करेगी। देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं, खासकर मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बाढ़ की चुनौतियों से निपटने और तैयारियों के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है। बाढ़ और बारिश की चुनौतियों के बीच एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच एनडीआरएफ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कई राज्यों में बाढ़ खतरे के लेवल से ऊपर है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की बाढ़ की स्थिति अभी ज़्यादा है और क्या क्या चुनौतियां हैं? तो इस सीज़न में जो हमारा डिप्लॉयमेंट मेनली रहा है बाढ़ के लिए, मणिपुर, असम, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में ज़्यादा रहा है और ये समय के हिसाब से, बारिश के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो फोरकास्टिंग एजेंसीज़ हैं जैसे IMD और CWC, ये बाढ़ के बारे में हमको पहले से इत्तला करते हैं, राज्य सरकार को खबर जाती है और जहाँ पर लगता है कि बाढ़ ज़्यादा आएगा और लोकल रिसोर्सेज के साथ एनडीआरएफ की भी ज़रूरत है तो हमारी वहाँ टीम डिप्लॉय हो जाती है। जब बारिश का टाइम होता है, फ्लड आता है, हमको पता रहता है किस किस एरिया में आता है, तो इनके साथ बैठकर एक प्लानिंग की जाती है जिसमें एनडीआरएफ की टीम की प्री पोजिशनिंग की जाती है ताकि बाढ़ आने से पहले हमारी कुछ टीमें पहले से वहाँ मौजूद रहे। इस बीच क्या चुनौतियाँ होती है, थोड़ा सा हम चुनौतियों के बारे में भी जानने की कोशिश करें। बाढ़ में जो मेन चुनौती है क्योंकि बाढ़ का समय काफ़ी लंबा होता है,
जो अगर सर्च भी करना है, किसी को बचाना भी है, इवैक्यूएशन करना, तो टाइम लगता है इसमें, क्योंकि बाढ़ के एरिया में बोट से जाना है आपको, फिर धीरे धीरे करके लाना है, और ये ऑपरेशन बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हाइजीन का, वाटर सैनिटेशन का इम्पोर्टेंस है। हमको, हमारे रेस्क्यूअर्स को भी ख्याल रखना है ताकि हम भी बीमार ना हो, क्योंकि हम दूसरों को बचाने में काम कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें मेंटेन करना। और ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी, जिन्होंने बताया किस तरीके से बाढ़ की स्थिति के बीच एनडीआरएफ अभी की अपनी भूमिका निभाने में तैनात है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली। वाटर स्पोर्ट्स कायाकिंग और कैनोइंग स्टार बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों में बिल्किस ज्यूरी की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। श्रीनगर के डाउनटाउन के खायनार की रहने वाली बिल्किस मीर इससे पहले चीन में हुए पिछले एशियन गेम्स में जूरी मेंबर रह चुकी थी। इस महीने के 26 तारीख से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में जहां हमारे खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए मैदान पर उतरेंगे, तो वहीं भारत की वाटर स्पोर्ट्स कायाकिंग और कैनोइंग स्टार बिल्किस मीर एक ज्यूरी सदस्य के रूप में पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये पहली बार है जब देश की कोई महिला ओलंपिक्स में ज्यूरी के रूप में हिस्सा लेगी। ओलंपिक्स के लिए ज्यूरी सदस्य के रूप में चुने जाने को बिल्किस मीर एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। ड्रीम कम ट्रू। पेरिस ओलंपिक्स जो होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें मुझे जूरी मेंबर लिया है और मैं पहली लड़की हूँ कंट्री से जिसको इस पैनल में लिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के लिए और हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है कि उस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए मुझे इस पैनल में लिया गया। ये सफ़र पूरा आज 30 इयर्स के बाद जो एक पूरा हो गया, जो मैंने ख्वाब देखा था, अल्टीमेट हर एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स पहुंचना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हो गया। श्रीनगर के डाउनटाउन के खान्यार की रहने वाली बिल्किस मीर का डल झील से पेरिस ओलंपिक तक का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में चुना और डल झील में कैनोइंग और कयाकिंग करने उतरी, तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। बिल्किस मीर की ताकत बनी उनकी माँ, जिन्होंने उनका सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 1998 में मेरी प्लेइंग करियर की शुरुआत हुई डल झील से, जब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं होता था और स्पोर्ट्स को दरबदरी की नजरिए से देखते थे और समाज में भी बहुत कुछ हमें सुनना पड़ता था। जब हम ट्रैक सूट डालते थे वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी 90s में, बट हमने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने जैसे बोला कि 30 इयर्स आज कंप्लीट हो रहे, मैंने लगभग 12 साल अपने यूटी को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद मैंने कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया और मैं 10 साल इंडिया टीम की चीफ कोच भी रही, जिसमें मेरे टीम क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचे, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी मिले। साल 1998 में डल झील से एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी खेल करियर की शुरुआत करने वाली बिल्किस ओलंपिक्स में एक ज्यूरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। कयाकिंग और कैनोइंग की वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन बिल्किस पिछले साल चीन के ह्वांगझू में हुए एशियन गेम्स में भी ज्यूरी मेंबर में शामिल एकमात्र भारतीय महिला थीं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।